नमस्कार दोस्तों, मैं पुखराज शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल श्री करणी कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम भारत के वीर योद्धा पृथ्वीराज चौहान की वो वीरतापूर्ण कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूं, वो इतिहास बताने के लिए जा रहा हूं जिसको सुनकर आपकी आंखों में से आंसू निकल जाएंगे और इनकी वीरता की कहानी सुनकर आपके दांतों तले उंगलियां दब जाएगी। तो चलते हैं दोस्तों राजस्थान के ऐसे वीर शूरवीर पृथ्वीराज चौहान की इस वीर योद्धा की कहानी की तरफ। दोस्तों, इसके इतिहास को सबसे पहले अपन देखेंगे, यानी पृथ्वीराज चौहान जी का इतिहास क्या रहा। जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर महान अंतिम हिंदू योद्धा नजर आ रहे पृथ्वीराज चौहान, जो कि अजमेर के शासक थे और दिल्ली तक इनका राज्य था। कहते हैं अंतिम हिंदू योद्धा यही थे और इसके पश्चात भारत ने 755 साल की गुलामी सही। जी हाँ, इस महान योद्धा का जन्म 1176 ईस्वी में हुआ और इनकी मृत्यु 1192 में हुई। परंतु कहते हैं दोस्तों, शूरवीर मरा नहीं करते, उनकी आत्मा अजर और अमर रहती है। वो आप में से या हम में से किसी न किसी प्राणी के अंदर मातृभूमि की रक्षा करने के लिए प्रवेश कर जाती है। दोस्तों, इस पूरी कहानी का जो विशेष युक्ति है वो है 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। जी हाँ, ये जो युक्ति जो कही गई वो सच्चा स्वामी भक्त और दरबारी कवि जो पृथ्वीराज जी चौहान के दरबार में थे, चंद्र बरदाई, इनके द्वारा कही गई। दोस्तों, इस इतिहास में हम काफी अच्छी जानकारी लेंगे, जैसे कि पृथ्वीराज जी चौहान का जन्म कब हुआ, इनके माता पिता कौन थे, इनकी कितनी रानियां थी, क्या पुत्र थे और इनके द्वारा किए गए युद्ध, और साथ में इनके यानी पृथ्वीराज जी चौहान और सहयोगिता स्वयंवर की विशेष जानकारी, और अंत में धूर्त और चालाक जो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो युद्ध हुए उनके बारे में डिटेल से जानकारी लेंगे। और अंत में फिर जिए थे साथ और मरे थे साथ। जी हाँ, जो सच्चा स्वामी भक्त और दरबारी कवि चंद्र बरदाई और पृथ्वीराज चौहान की उस स्वामी भक्ति और वो देश बलिदान के बारे में मैं आपको डिटेल से जानकारी दूंगा। चलते हैं दोस्तों, इस कहानी को शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है पृथ्वीराज जी चौहान की बायोग्राफी से। जी हाँ, इनका नाम पृथ्वीराज चौहान इतिहास में तृतीय नाम से जाना जाता है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के नाम से इस अजमेर के चौहान शासक को जाना जाता है। इनका जन्म 1166 ईस्वी, और यदि मैं हिंदू विक्रमी संवत की बातचीत करूं तो 1223 के अंदर ज्येष्ठ मास की द्वादशी के दिन इस वीर शिरोमणि का जन्म हुआ था। जी हाँ, ये वीर योद्धा ज्येष्ठ मास की द्वादशी के दिन जन्मे थे। दोस्तों, ज्येष्ठ मास की द्वादशी आने वाली है। जी हाँ, 19 मई के दिन ज्येष्ठ मास की द्वादशी है, यानी 19 मई 2020 के दिन हमारे सम्राट पृथ्वीराज चौहान साहब की जयंती आने वाली है। तो ऐसा कुछ कर दिखाइए आप भी मातृभूमि के लिए कि भारत फिर से उठ खड़ा हो जाए। इनका जन्म स्थान अनिल पाटन में था दोस्तों, और पाटन जो है वो गुजरात में आता है। कहते हैं इस वीर योद्धा की मृत्यु नहीं, मैं ये कह सकता हूँ कि स्वामी भक्ति और देशभक्ति, कह सकता हूँ देशभक्ति और अपने वंश की लाज के लिए इन्होंने आत्महत्या कर ली। जी हाँ, 1192 ईस्वी में गजनी काबुल के अंदर अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए इन्होंने चंद्र बरदाई के साथ में आपस में आत्महत्या कर ली। दोस्तों, इनकी जो छतरी है वो गजनी काबुल में है, और क्योंकि इनकी मृत्यु काबुल में हुई थी इसलिए गजनी काबुल में इनकी छतरी बना दी गई। और इनका यदि आपको स्मारक देखना है तो इस वीर शिरोमणि को इनके घोड़े के ऊपर आप तारागढ़ अजमेर के अंदर देख सकते हैं, जहाँ पे इनका एक बहुत ही शानदार स्टैचू बना हुआ है जिसे लोग हैप्पी वैली के नाम से जानते हैं। इनके पिता का नाम जो कि अजमेर के चौहान शासक थे, सोमेश्वर चौहान नाम था, और ऐसी वीर माता जिसने ऐसे पुत्र को जन्म दिया उसका नाम रानी कर्पूरा देवी था। इनके कहते हैं दोस्तों, इतिहास के अनुसार कहते हैं इनके 12 पत्नियां और एक और यानी 13 पत्नियां, और जो 13वीं थी वो अति प्रिय थी जिसका नाम रानी सहयोगिता था। यानी कुल पत्नियां इनके 13 थी, जो अंतिम पत्नी 13वीं आई वो अति प्रिय रानी कहलाई सहयोगिता। और इसी सहयोगिता और पृथ्वीराज चौहान के अमर प्रेम की गाथा मैं आपको सुनाऊंगा। कहते हैं दोस्तों, इनके एक पुत्र था
और बाद में जो रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक के रूप में जिसे जानते हैं वो गोविंद देव चौहान पृथ्वीराज चौहान का ही पुत्र था। पृथ्वीराज चौहान को कई उपनाम से जाना जाता है इतिहास में, जैसे कि भारतेश्वर या हिंदू सम्राट, सपादिलेश्वर, दल पंगुल, विश्व विजेता, राय पिथौरा। जी हाँ, राय पिथौरा के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। राय पिथौरा उस व्यक्ति को कहते हैं जो कभी युद्ध में पीठ नहीं दिखाता है, यानी छाती के ऊपर वार खा लेगा लेकिन पीठ के ऊपर कभी वार नहीं खाएगा, और कभी मातृभूमि की रक्षा के लिए दुश्मन के सामने झुकेगा नहीं। उसको राय पिथौरा की उपाधि दी जाती है। कहते दोस्तों अंतिम हिंदू राजा यही थे, और इनके पश्चात यानी जो तराइन का युद्ध हुआ था 1192 ईस्वी में, जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध हुआ था, उसके बाद में भारत ने 755 साल की गुलामी सही थी। इन्होंने अपने जीवन काल में खूब सारे युद्ध करे, जैसे कि महोबा का युद्ध करा, गुजरात का करा, कन्नौज का करा, लेकिन जो इनके फेमस युद्ध है उसमें तराइन का युद्ध आता है। तराइन प्रथम 1191 में और तराइन द्वितीय 1192 ईस्वी, और दोनों युद्ध पृथ्वीराज चौहान और गजनी के दुष्ट शासक मोहम्मद गोरी के मध्य हुए। इसकी भी अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। दोस्तों राज्याभिषेक की बातचीत आती है तो बहुत ही कम उम्र, मात्र 11 वर्ष की उम्र में सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाने के पश्चात पूरा मातृभूमि का दावेदार उनके पुत्र पृथ्वीराज चौहान पे 1977 ईस्वी में आ गया, और इनका राज्याभिषेक राजस्थान के हृदय अजमेर में किया गया, यानी 1977 ईस्वी में 11 वर्ष की उम्र में। अब आप बताइए दोस्तों, 11 वर्ष की उम्र में कोई बालक जो एक राजकुमार है वो इतने बड़े भारत वंश का यदि राजा बनता है तो उसे कितनी चिंता हुई होगी, और दुश्मन कितने उसके ऊपर भारी पड़े होंगे। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान अल्प वयस्क थे, जैसा कि हमने देखा था मात्र 11 वर्ष की उम्र थी जब वो शासक बने थे। अतः शासन की देखभाल के लिए उन्होंने गार्जियंस चुन लिए, जी हाँ अपने संरक्षक चुन लिए, जिसमें से कदमवास जिसे केमास के नाम से जानते हैं ऐसे प्रधानमंत्री थे, और भूने कमल जो सेनाध्यक्ष थे। भूने कमल पृथ्वीराज चौहान के मामा थे, जी हाँ कर्पूरी देवी के चाचा या नाना कह सकते हो आप। पृथ्वीराज चौहान के कहते नाना, क्योंकि ये कर्पूरी देवी के चाचा थे, और इन्होंने सोमेश्वर चौहान की मृत्यु हो जाने के पश्चात अपनी बेटी यानी कर्पूरी देवी के पुत्र पृथ्वीराज चौहान की रक्षा करी। 1178 ईस्वी के अंदर दोस्तों 1178 ईस्वी का प्रथम युद्ध कहलाता है पृथ्वीराज चौहान जी का। जी हाँ 1178 ईस्वी में गुड्डापुरा, जिसे आप गुरुग्राम या गुड़गांव भी कह सकते हैं, उसके युद्ध के बारे में मैं आपको लेके चलता हूँ। ये केमास की सहायता से, केमास जो कि प्रधानमंत्री थे पृथ्वीराज चौहान के, इनकी सहायता से अपने चचेरे भाई नागार्जुन को परास्त करा। दोस्तों इनके चचेरे भाई नागार्जुन भी गद्दी के ऊपर बैठना चाहते थे और अल्प वयस्क होने से पृथ्वीराज चौहान की हत्या करना चाहते थे। तो इस घरेलू षड्यंत्र को सर्वप्रथम पृथ्वीराज चौहान जी ने गुड़गांव का युद्ध या गुड्डापुरा का युद्ध या गुरुग्राम के युद्ध में केमास की सहायता से इनके चचेरे भाई नागार्जुन को परास्त करके अपने पहले दुश्मन को समाप्त कर दिया। 1178 ईस्वी की बात है दोस्तों। 1178 ईस्वी में जैसे ही पृथ्वीराज चौहान वयस्क हुए और वयस्क होते ही उन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने सत्ता अपने हाथ में ले ली और कहा कि अब पूरा दारोमदार इस देशभक्ति का, इस मातृभूमि का मेरे ऊपर है, अब मैं ही कार्य करूंगा। 1182 ईस्वी की बात है दोस्तों। बुंदेलखंड जिसे अपन जेजात भुक्ति या महोबा, इनके ऊपर इन्होंने कंटिन्यू विजय प्राप्त कर ली। पृथ्वीराज चौहान जी ने 1184 ईस्वी में नागौर के युद्ध में गुजरात के शासक भीमदेव द्वितीय की सेना के साथ लंबे समय से जारी संघर्ष को समाप्त करके आपस में संधि कर लेते हैं। दोस्तों पृथ्वीराज चौहान स्थापत्य कला के भी काफी जो है प्रेमी थे। उनके स्थापत्य कला के कुछ अद्भुत नजारे मैं आपको सुनाता हूं। राजस्थान के टोंक जिले में स्थित विसलपुर बांध के किनारे जो महादेव मंदिर है उसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान ने करवाया था। और दिल्ली में जो लालकोट शहर है वहां पर राय पिथौरागढ़ भी इन्होंने बनाया था। जी हाँ, राय पिथौरागढ़ करके एक छोटा सा किला है
इसका निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान, जिनके उपनाम में राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है, इन्होंने उस कोट का निर्माण करवाया था। बातचीत आती है कि इनके साहित्य प्रेमी की, तो अजमेर में कला साहित्य विभाग का निर्माण भी पृथ्वीराज चौहान जी ने करवाया था और उसके प्रथम अध्यक्ष पद्मनाभ जी को चुना गया था। बातचीत आती है इनके कविता प्रेमी की। जी हाँ, आप शूरवीर तो थे, स्थापत्य कला प्रेमी भी थे और साथ में साहित्य प्रेमी भी थे, लेकिन आप जाने माने श्रेष्ठ विद्वानों को अपने दरबार में भी रखते थे, जैसा कि वागीश्वर, विद्यापति गौड़, जनार्दन, विश्वरूप, पृथ्वी भट्ट और सबसे प्रिय इनका मित्र और दरबारी कवि चंद्रबरदाई। जी हाँ दोस्तों, चंद्रबरदाई इनका सबसे प्रिय विद्वान श्रेष्ठ कवि था, जिसने एक बहुत ही बड़ा महाकाव्य, जिसे पृथ्वीराज रासो कह सकते हैं, इनके लेखक थे, लेकिन जिसका अंतिम भाग इनके पुत्र यानी चंद्रबरदाई जी के पुत्र जल्लड़ ने पूर्ण करा था। और उसकी वजह थी दोस्तों चंद्रबरदाई जी की पृथ्वीराज चौहान जी के साथ मृत्यु। दोनों की जब मृत्यु हो गई तो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया या शुरू किया गया पृथ्वीराज रासो का अंतिम भाग इनके पुत्र जल्लड़ ने पूर्ण करा था। दोस्तों, जैनक जो कि एक कश्मीरी पंडित था और एक महान विद्वान था, जिसने अपनी सेवा इनके पिताजी के कार्यकाल यानी सोमेश्वर जी चौहान के कार्यकाल में भी दी और पृथ्वीराज जी चौहान के कार्यकाल में भी दी। तो इस महान कवि ने पृथ्वीराज विजय नामक एक महाकाव्य लिखा। तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि दरबार में श्रेष्ठ विद्वान और प्रसिद्ध व्यक्ति रहते थे। दोस्तों, यहाँ आपको नजर आ रही है महाकवि चंद्रबरदाई के द्वारा कृत पृथ्वीराज रासो। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? महाकवि चंद्रबरदाई, परंतु उसके अंतिम भाग को पूर्ण करने का श्रेय इनके जो महाकवि चंद्रबरदाई के पुत्र जल्लड़ है उनको जाता है। दोस्तों, सच्ची स्वामी भक्ति का परिचय है चंद्रबरदाई। कहते थे जिए थे साथ मरे थे साथ। जी हाँ, जन्म भी साथ हुआ था और मरे भी साथ थे। इस महान योद्धा पृथ्वीराज चौहान तथा उनके महान दरबारी कवि चंद्रबरदाई, जो कि आपको फोटो में नजर आ रहे हैं, इनके लिए ये युक्ति कही जाती है कि जिए थे साथ और मरे थे भी साथ। चंद्रबरदाई, जैसा कि मैंने आपको बताया था, जिन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक महाकाव्य की रचना करी थी, जो जिसकी भाषा पिंगल थी। दोस्तों, जिसकी भाषा पिंगल थी, जो राजस्थान की ब्रज भाषा से मिलती जुलती थी, और इसके लेखक चंद्रबरदाई थे, परंतु इसका अंतिम भाग इनके पुत्र जल्लड़ ने पूर्ण करा था। चंद्रबरदाई की एक पुत्री भी थी दोस्तों, जिसका नाम राजबाई था। ये प्रश्न कई बार राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया है। तो इनके पुत्र का नाम तो जल्लड़ और इनकी पुत्री का नाम राजबाई था। अब चलते हैं दोस्तों पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता रानी की अमर प्रेम कहानी। तो दोस्तों, चलते हैं पृथ्वीराज चौहान और सहयोगिता की अमर प्रेम कहानी की तरफ। दोस्तों, कहते हैं कि कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा जयचंद की पुत्री थी सहयोगिता, और जो पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी और वीरता को देखकर उनसे प्यार करने लग गई। दोस्तों, ये बात होती है बचपन की, यानी दिल्ली ही जो ननिहाल था, वो ननिहाल था पृथ्वीराज चौहान का, और सहयोगिता के भी ननिहाल दिल्ली ही था। कहते हैं कि वहीं से इनके मध्य आपस में प्रेम झलक पड़ा। जो पृथ्वीराज चौहान थे, उनमें एक अद्भुत कला थी जो किसी शूरवीर में नहीं थी। कहते हैं दोस्तों, ये शब्द वेदी बाण चलाना जानते थे। अब यह शब्द वेदी बाण मुझे बताना अवश्य है। शब्द वेदी बाण का मतलब ये होता है कि आवाज के साथ दिशा का पता करके बाण लगाना और बिल्कुल सटीक निशाना टारगेट के ऊपर लगाना, इसे शब्द वेदी बाण कहते हैं। दोस्तों, बचपन में इन्होंने ये कला अपने नाना से सीखी थी, और जब इनके नाना ने शब्द वेदी बाण चलाते हुए इनको देखा तो काफी प्रश्न हुए। कहते हैं दोस्तों, इन्होंने शब्द वेदी बाण से एक सिंह का भी वध कर दिया था उसकी आवाज सुनकर। और इसी कला और इसी बहादुरी और इनके बढ़ते पराक्रम को देखते हुए जो गढ़वाल वंश कन्नौज की
जयचंद की पुत्री सहयोगिता थी, वो मन ही मन में पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करने लग गई। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि प्रेम कहानी के मध्य कोई दुश्मन अवश्य होता है। जी हाँ, कन्नौज के गढ़वाल वंश के राजा जयचंद, जो कि सहयोगिता के पिता थे। जयचंद पृथ्वीराज चौहान से नफरत करते थे और नफरत की वजह साफ है कि उनकी बहादुरी और उनके बढ़ते पराक्रम को देख के वे उससे नफरत करते थे। और इसी गणना के चलते हुए जयचंद ने एक अश्वमेध यज्ञ कराया और उस अश्वमेध यज्ञ में यह घोषणा करी कि जो शूरवीर को मेरी पुत्री सहयोगिता चुनेगी उससे मैं उसका विवाह कर दूंगा। कहते हैं दोस्तों, सभी को निमंत्रण दिया गया, परंतु अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान को इस स्वयंवर में निमंत्रण नहीं दिया गया और उसकी वजह थी नफरत तो चलती है दोस्तों, लेकिन उससे भी बड़ा अपमान करने के लिए राजा जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान की एक गार की मूर्ति बना के दरबारी के रूप में और दरबार के बाहर स्वयंवर जहां हो रहा था वहां लगा दी और निमंत्रण भी नहीं दिया। जब ये पता सहयोगिता को चलता है तो सहयोगिता एक दूध बेच के पृथ्वीराज चौहान को कहती है कि आपको इस स्वयंवर में आना है। और जब ये खबर पृथ्वीराज चौहान सुनते हैं तो वे जान जाते हैं कि सहयोगिता मन ही मन में मुझसे प्रेम करती है। अतः सहयोगिता को पाने के लिए वे स्वयं अपने अश्व के साथ इस स्वयंवर में चले जाते हैं और उसी मूर्ति के पीछे खड़े होकर इस पूरे नजारे को देखते रहते हैं। स्वयंवर की बारी आती है, सहयोगिता हाथ में जयमाला लेके और चारों ओर देखती है कि कहीं पृथ्वीराज चौहान बैठे हैं या नहीं है, परंतु उन मंडप के अंदर कहीं पे भी पृथ्वीराज चौहान नजर नहीं आते हैं। अंततः उनकी सहयोगिता जी की जो निगाह होती है वो पृथ्वीराज चौहान की उस मूर्ति के ऊपर पड़ती है जो कि दरबार के बाहर एक दरबारी के रूप में खड़ी थी, मिट्टी की मूर्ति। आप सभी राजाओं को छोड़ते हुए ये जयमाला पृथ्वीराज चौहान की उस मूर्ति पे डाल देती है और पीछे की साइड जो कि साक्षात पृथ्वीराज चौहान खड़े थे, इस दृश्य को देखकर अपने अश्व के ऊपर बिजली की फूटी की तरह हाथ पकड़ते हैं सहयोगिता जी का और अपने घोड़े के ऊपर बिठा के ले चलते हैं। दोस्तों, जैसे ही ये लेके जाते हैं और अपना ये गंधर्व विवाह करते हैं, जयचंद इनका पीछा करता है और उसी समय एक धूर्त गोरी मोहम्मद गोरी, जी हाँ मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के इस मौके का इंतजार करते हैं। वह भी इस स्वयंवर के अंदर बीच में आ जाते हैं और रास्ते के अंदर पृथ्वीराज चौहान को रोकते हैं, परंतु पृथ्वीराज चौहान अपनी वीरता का परिचय देते हुए कन्नौज की सेना को तो हराते हैं, लेकिन मोहम्मद गोरी को बंदी बनाकर अपने साथ ले आते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है मोहम्मद गोरी, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको मोहम्मद गोरी के बारे में डिटेल से जानकारी दूं। दोस्तों, चलते मोहम्मद गोरी के जीवन परिचय की तरफ। मोहम्मद गोरी, जिसका सही नाम शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी था और इनका मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से भी जाना जाता है। कहते हैं अफगानिस्तान काबुल के गजनी का ये मूल स्थान का रहने वाला था और इनका जो वंश था वो शंशवासी वंश था, यानी शंशवानी वंश के जो वीकेंड से कबीले के शासक थे वो थे शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। कहते हैं उनकी मृत्यु पृथ्वीराज चौहान के द्वारा शब्दोधी बाण चलाने से गले में लगने के कारण से हुई थी। गले में जैसे शब्दोधी बाण का तीर गया और उनकी मृत्यु गजनी काबुल में ही हो गई थी। कहते अपने कार्यकाल के अंदर इन्होंने भी सिक्का चलाया। जी हाँ, मोहम्मद गोरी ने 56 ग्रेन का दिल्ली कला नामक सिक्का भी चलाया था। इनका वंश शंशवानी था और इनका जो उद्देश्य था भारत पे आक्रमण का वो था मुस्लिम राज्य की स्थापना करना। भारत पर प्रथम आक्रमण इस गजनी शासक ने 1175 ईस्वी में करा था और वो करा था मुल्तान। जी हाँ, मैं संपूर्ण भारत की बात कह रहा हूँ दोस्तों, उस समय यहाँ तक भारत का हिस्सा था। तो 1175 ईस्वी में मुल्तान पर
प्रथम आक्रमण शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने करा था। उसके पश्चात 1178 ईस्वी में गुजरात पर आक्रमण करा, परंतु गुजरात के शासक भीमदित्य जो कि पृथ्वीराज चौहान के साथ में संधि कर चुके थे, उन्होंने गोरी को बंदी बनाकर छोड़ दिया। यानी गोरी पहली बार यहाँ पे ये पहली पराजय थी मोहम्मद गोरी की 1178 ईस्वी में भीमदित्य के हाथों। यानी भारत में पहली पराजय जो थी वो 1178 ईस्वी में हो चुकी थी। उसके पश्चात तो पृथ्वीराज चौहान जी ने कई बार उनको बंदी बनाया और छोड़ दिया। पृथ्वीराज चौहान जी के साथ में जो दो प्रमुख युद्ध है मोहम्मद गोरी के साथ, वो तराइन के युद्ध कहलाते हैं दोस्तों। तराइन के दोनों युद्ध हम जानते हैं, प्रथम और द्वितीय, 1191 और 1192, जिनकी हम डिटेल से जानकारी लेंगे। लेकिन 1194 का जो युद्ध था, चंदावर का युद्ध, वो कन्नौज के राजा जयचंद या मैं कह सकता हूं पृथ्वीराज चौहान जी के ससुर के साथ था, जिसमें कन्नौज के राजा जयचंद को मोहम्मद गोरी ने हराया। दोस्तों, यदि मैं कहूं कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक मोहम्मद गोरी को माना जाता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि 1192 के युद्ध के पश्चात जो तराइन का द्वितीय युद्ध था, जिसमें धोखे से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है, उसके बाद मोहम्मद गोरी दिल्ली सल्तनत के ऊपर पहला मुगल सम्राट बन जाता है। दोस्तों, चलते हैं मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जी के मध्य किए गए दो बड़े युद्ध, यानी तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इन युद्धों से पहले मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के आपस में जितनी बार पराजित करने की बातचीत होती है, उसमें काफी कंट्रोवर्सी है। नैनचंद सूरी के हमीर महाकाव्य में 7 बार का प्रमाण मिला है कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य 7 बार पृथ्वीराज चौहान जी ने मोहम्मद गोरी को बंदी बनाया था। चंद्रशेखर के सृजन चरित्र में 21 बार की बातचीत है और मेरुतम की प्रबंध चिंतामणि में तो 23 बार की बातचीत है और पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार संघर्ष का जिक्र है। दोस्तों, चाहे 23 हो, चाहे 21 हो, चाहे 8 हो, चाहे 7 हो, इससे एक बात तो पता चलती है कि राय पिथौड़ा यानी पृथ्वीराज चौहान काफी शूरवीर और मानवता के प्रतीक थे, जो हर बार मोहम्मद गोरी को हराने के बाद उससे जिंदा छोड़ देते थे। परंतु इनके मध्य जो निर्णायक युद्ध हुए वो दो ही हुए। तराइन का प्रथम युद्ध जो 1191 ईस्वी में हुआ और तराइन का द्वितीय युद्ध जो 1192 ईस्वी में हुआ। दोस्तों, चलते तराइन के प्रथम युद्ध की तरफ। पृथ्वीराज चौहान तृतीय तथा मोहम्मद गोरी की सेना के मध्य 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ। यहाँ पर मोहम्मद गोरी अपनी सेना के साथ सरहिंद को लेने के बाद पहुंचा था। पृथ्वीराज ने तबरहिंद, जिसे आप सरहिंद या भटिंडा कह सकते हैं, उस दुर्ग के काजी जियादुद्दीन से छीन लिया था और काजी को बंदी बनाकर अजमेर लाया गया, जहां पर उसे धन देकर गजनी लौटा दिया गया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का जो सेनापति था वो था खांडेराव। तो यहाँ पे पहली जीत होती है, यानी पहली बड़ी जीत होती है पृथ्वीराज चौहान की। परंतु मानवता का परिचय देते हुए मोहम्मद गोरी को वापस बहुत सारा धन देके कहते हैं आप गजनी लौट जाइए। आज चलते हैं दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध, यानी मैं कह सकता हूँ भारतीय इतिहास में अंतिम हिंदू शासक का अंतिम युद्ध। भारतीय इतिहास में तराइन के द्वितीय युद्ध को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। ये बात होती 1192 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने छल कपट से पृथ्वीराज चौहान के 2 मंत्री सोमेश्वर व प्रताप सिंह को अपनी सेना में मिला लिया। पृथ्वीराज की सेना के ऊपर धोखे से दावा बोलते कौन? मोहम्मद गोरी। पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाते और बंदी बनाने के बाद मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को अपने साथ में गजनी काबुल ले जाते हैं, जिनके ऊपर बहुत सारी पीड़ाएं, बहुत सारी यातनाएं मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान को देते हैं और उन्हें कैद करके रख देते हैं। इसी बीच इसी युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति खांडेराव भी मारा जाता है और इस तरह से पृथ्वीराज चौहान जो कि अंतिम हिंदू राजा थे, उनका दिल्ली सल्तनत से अब कब्जा चला जाता है और दिल्ली सल्तनत के ऊपर अब शासक बन जाते हैं मोहम्मद गोरी। तराइन के द्वितीय युद्ध यानी 1192 ईस्वी के बाद भारत में 755 वर्ष की बाहरी लोगों की गुलामी सही और 15 अगस्त 1947 के दिन देश को स्वतंत्रता मिली। दोस्तों, जब इस खबर को सहयोगिता सुनती है तो उनके प्रिय दरबारी कवि
जिसे चंद्रबरदाई के नाम से हम जानते हैं, वह एक फकीर के वेश में गजनी चला जाते हैं और गजनी जाकर मोहम्मद गोरी से मिलते हैं और गोरी को बताते हैं कि जिस व्यक्ति को आपने कैद कर रखा है वह एक महान हिंदू शासक है और वह एक ऐसी विद्या जानता है जो यहाँ का कोई भी शासक नहीं जानता है। गोरी पूछता कौन सी विद्या, तक कहते हैं ये शब्द वेदी बाण चला सकता है, यानी आवाज के ऊपर जिस दिशा में आवाज होगी उधर बाण चला के ये लक्ष्य को साध सकते हैं। जब गोरी ये खबर सुनते हैं तो वह ये बात पृथ्वीराज चौहान से कहते हैं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान जो कि खुद एक प्रतापी शासक थे वह ये करने से मना कर देते हैं और अपना सर भी नहीं झुकाते हैं। काबुल में कैद पृथ्वीराज चौहान जब सर नहीं झुकाते हैं तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान की आंखों को सरिये से फोड़कर अंधा कर देते हैं। अंततः एक दिन मुलाकात चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हो जाती है और चंद्रबरदाई जेल में बंद पृथ्वीराज चौहान को आप बीती सुनाता है और योजना मोहम्मद गोरी को मारने की हो जाती है। बातचीत आती है दोस्तों, आखिरकार पृथ्वीराज चौहान मान जाते हैं और भरी सभा में खुले मैदान में पृथ्वीराज चौहान को लाया जाता है और इसी बीच एक मंत्री पृथ्वीराज चौहान को ये बोलते हैं कि आप शब्द वेदी बाण चलाइए, परंतु उसी समय पृथ्वीराज चौहान कहते हैं कि मैं मंत्री के कहने से बाण नहीं चलाऊंगा, मैं एक प्रतापी शासक हूँ, मैं आपके गजनी शासक के कहने के ऊपर ही बाण चलाऊंगा। ये सुनकर मोहम्मद गोरी जो कि ऊपर कुर्सी के ऊपर बैठा रहता है और इस क्रीड़ा को देखता रहता है, वह एक आदेश देता है कि पृथ्वीराज चौहान आप बाण चलाइए। बस इसी मौके का इंतजार पृथ्वीराज चौहान कर रहे थे और उसी क्षण जो फकीर के वेश के अंदर चंद्रबरदाई थे, उन्होंने जो कि कवि थे, उन्होंने अपनी भाषा में एक युक्ति कही और वो युक्ति क्या थी दोस्तों कि 4 बास 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। यानी ये दिशा बताई थी कि मोहम्मद गोरी किस दिशा में और कितनी दूरी के ऊपर बैठा है। बस फिर क्या था, पृथ्वीराज चौहान ने जैसे ये युक्ति सुनी उन्हें दिशा का ज्ञात हुआ और दिशा ज्ञात होने के बाद अपने शब्द वेदी बाण के द्वारा उन्होंने बाण चलाया। कहते हैं दोस्तों बाण का जो तीर है वह मोहम्मद गोरी के आर पार गले से निकल गया और इस तरह से एक हिंदू शासक की वहां पे जीत हो गई। परंतु दोस्तों दोनों ने पहले ही ये प्लानिंग कर ली थी, चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज चौहान ने, कि मुगल सेना के हाथों मरने से तो अच्छा है कि आपस में एक दूसरे के खंजर मार के आत्महत्या कर ले गए। तो यही हुआ दोस्तों, जैसे ही गोरी मरा और सेना पृथ्वीराज चौहान और चंद्रबरदाई पे टूटती, उससे पहले ही अपने वस्त्र में छिपे खंजर दोनों जने लेके एक दूसरे को मार के आत्महत्या कर लेते हैं और इस तरह से इस देश के वीर और एक देश के दरबारी कवि अपनी प्राणों की आहुति देके अपने भारत का स्वाभिमान गजनी अफगानिस्तान में भी बढ़ा देते हैं। और जैसे ही ये खबर रानी सहयोगिता को मिलती है, रानी सहयोगिता दासियों के साथ में अनुमरण कर लेती है। दोस्तों अनुमरण और जोहर में काफी अंतर है। अनुमरण के अंदर अपने राजा की किसी निशानी को लेकर, जब शव नहीं मिलता, क्योंकि इनका शव तो कहाँ था दोस्तों, गजनी, तो जैसे ही पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु की खबर सुनने के बाद रानी सहयोगिता ने राजा की निशानी को साथ रखकर चितारोहण जिसे अनुमरण करते हैं और अनुमरण करके अपने प्राणों की आहुति दे दी। तो इस तरह से रानी सहयोगिता, जिसे इतिहास में कहीं कहीं रानी संयोगिता भी कहा गया है, ये कहानी समाप्त होती एक वीर योद्धा और उसकी रानी की। दोस्तों जननी जने तो ऐसो जन या दाता या शूर, नहीं तो रीजे बांझड़ी मती गवाजे पूत। बिल्कुल सत्य, यदि जनना है तो ऐसा जनो कि शूरवीर या बिल्कुल दाता भामाशाह। और दोस्तों एक और हमारे यहाँ मारवाड़ी में कहावत है कि पूत कपूत तो क्यों धन सींचे और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी जब आपका पूत कपूत है तो आपको धन रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, और पूत सपूत है तब भी आपको धन संचय करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंततः मैं यही कहूंगा
जय राजपूताना, जय भवानी। यदि आपको पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में और डिटेल से जानकारी चाहिए तो दोस्तों मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रही है। पृथ्वीराज चौहान एक वीर योद्धा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान जो रघुवीर सिंह राजपूत जी ने लिखी, और ऐसे प्रेमी योद्धा जो युद्ध हार कर भी विजयी रहे, जो आज तक हमारी आत्मा में है और आज भी राजस्थान की माटी के अंदर उनकी खुशबू आती है। तो ऐसे वीर योद्धा को मेरा शत शत नमन। इनकी जयंती आ रही है दोस्तों, इनकी जयंती को आप घर बैठ के स्टे होम, सेव लाइव और अच्छी तरह से घर पे सेलिब्रेट कर सकते हैं। दोस्तों मेरे द्वारा ये दिखाया गया वीडियो आप अपने छोटे किड्स को भी दिखा सकते हैं, जो घर में छोटे भाई बहन भतीजे भांजी है, उनको ये वीडियो दिखाकर एक महान योद्धा की अमर गाथा सुना सकते हैं, ताकि उनमें भी अपनी मातृभूमि के लिए कुछ विचार आए और वो भारत के लिए कुछ ऐसा कर दिखाए कि हर घर के अंदर पृथ्वीराज चौहान हो जाए। अंततः दोस्तों मैं यही कहूंगा, जय राजपूताना, जय भवानी, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।